हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की लाइव सेशन में। और जैसा कि हमने आपको पहले इसका जो लिंक भेज दिया था ग्रुप में, और जिन लोगों को ग्रुप में जिनको लिंक नहीं मिला है या पर्सनली लिंक नहीं मिला है, तो वैसे लोग जो है हमारा नंबर नोट करके रखिए कि हमारा नंबर जो है वो है 799 114 1192। इसको नंबर नोट कर लीजिए और हमको पर्सनली आप उस पर व्हाट्सएप पर नाम और ये मैसेज कीजिए। आपको हमारा लिंक डेली लाइव क्लास का अपडेट जो है वो मिल जाएगा। फिर से बता दूं, 799 114 1192। और वीडियो शुरू करने के पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लेकिन आज मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा आज का लाइव सेशन है, इस लाइव सेशन में हम स्टैटिस्टिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर जो है विश्लेषण करेंगे, प्रश्नों का। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, जो विभिन्न एग्जाम्स में आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और पीजीटी में, बीपीएससी के एग्जाम्स में, या लेक्चरर एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, उन क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। क्योंकि एक ही दिन में सारे क्वेश्चन एनालिसिस संभव नहीं, इसलिए आज थोड़े क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। आपको कहीं डिफिकल्टी होगी तो हमें बताइएगा, है ना। हम उसको काफी हद तक प्रयास करेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाए। मुकेश जी जुड़ चुके हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं, टिकानी जंक्शन, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जल्दी से जुड़ जाइए, है ना। हमारा लाइव सेशन जो है स्टार्ट है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के इस लाइव क्लास पर, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसको आप देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इस क्वेश्चन को आप जो है कोशिश कीजिए कि उसका जवाब हम जो है दे दें, है ना। उसका जवाब जो है कोशिश कीजिए, बनाइए उसका जवाब हम कैसे दें। जैसे फर्स्ट नंबर सवाल हमारा है। फर्स्ट नंबर सवाल जो आप देख रहे हैं कि 2036 का गुणोत्तर माध्य कितना होगा। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 203 एंड 6 शैल बी। कितना होगा? अगर किसी को आंसर पता है तो बताइए जरा, कि आपने अगर ठीक से पढ़ा होगा तो ट्रेंडिंग ने आंसर दिया है 0। अच्छा, तो 0 कैसे 0 होगा? क्या 0 आंसर सही हमारा है या फिर वो गड़बड़ है? और कोई बताइए इसका आंसर कितना होगा। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 203 एंड 6 शैल बी कितना होगा? देखिए, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको याद है, कैसे निकालते हैं? रूट अंडर x1 x2 x3 ऐसे करके गुना कर देंगे, है ना, nth रूट। तो यहाँ 3 आइटम्स है जियोमेट्रिक में। तो यहाँ पर x1 के जगह पर कौन है? 2। x2 के जगह पर कौन है? 0। x3 की जगह पर 3। x4 के जगह पर 6। तो यहाँ पर चूंकि 4 आइटम्स है तो 4 हमने लिख दिया। x1 कितना है? 2। x2 0। x3 3। और ये 6। तो ये कितना हो गया? ये सबको 0 हो जाएगा गुना करने पर। 0 का कितना रूट निकालिए तो कितना होगा? वर्गमूल निकाले और जो निकालिए तो 0 ही ना होगा जी। क्या ट्रेंडिंग का आंसर ठीक है? ट्रेंडिंग ने सही आंसर लिखा है, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन का अगर फॉर्मूला याद है तो आपको आसानी से जो है ये पता चल जाएगा। चलिए, तो सही आंसर क्या हो गया इसका? 0। तो एक प्रॉपर्टी और भी बता दूं, ज्योमेट्रिक मीन के किसी भी मीन निकालने के लिए अगर आपको कह रहा है और कोई भी आइटम इसमें से 0 हो, कोई भी आइटम 0 हो, तो सीधा मान लीजिए कि उसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा देखिए क्या है। जनगणना आयोजित की जाती है प्रत्येक सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 11th ईयर्स। चलिए, इस पर बताइए, इस पर बताइए कि जनगणना जो होता है वो कितने साल पर जो है आयोजित की जाती है।
देखिए सामान्यतः ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन सामान्यतः जनगणना जो है 10 सालों पर जो है आयोजित की जाती है। अभी लास्ट जनगणना जो है 2011 में हुआ था। ठीक है, 2011 में जनगणना हुआ था। इसके पहले 2001 में हुआ था। इसके पहले 1991 में हुआ था। इस तरह से 10-10 साल के अंतराल पर होती है। लेकिन 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है, तो एग्जैक्ट कोई नियम नहीं है कि 10 साल पर ही होगा, लेकिन सामान्यतः 10 सालों में जनगणना होती है। ठीक है, चलिए। और संभावित है कि 2025 में जो है जनगणना होने की संभावना है, सरकार ने ऐसा कहा है। चलिए, और सब पहली जनगणना भारत में जो हुई आजादी के पहले, पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी। पहली जनगणना। आज के तरह वो संगठित नहीं रहा होगा, आज जितना इन्फॉर्मेशन हम देते उतना इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं लिया गया होगा, लेकिन विधिवत रूप से जो है ना, विधिवत रूप में जो है भारत में जनगणना 1881 में प्रारंभ हुआ। जनगणना 1872 में हो गया, लेकिन विधिवत रूप से 1881 से स्टार्ट हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। व्यक्तिगत अवलोकनों के विचलनों का योग शून्य होता है। द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस इज जीरो। डेविएशन का सम यानी कि सिग्मा डी जीरो होता है ना। ये किससे डेविएशन निकालेंगे जीरो होगा, तो याद कीजिए एक्स माइनस एक्स के मीन से जब डेविएशन का टोटल निकालते हैं तो ये जीरो होता है, पहली बात। दूसरा, अगर इसका स्क्वायर निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं, तो ये मिनिमम होता है। आपने इसको पढ़ा था। और ये सवाल इतने पॉपुलर हैं कि घुमा घुमा के अलग अलग तरीकों से जो है इस पर सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए, यहां पर ये जो सवाल है, इसको रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया, एसएससी बैंकिंग सब में भी पूछा गया। आपके एग्जाम में भी अगर आपने पहले दिया होगा पीजीटी का, तो वहां भी मिला होगा ये सवाल। बहुत पॉपुलर सवाल है ये, है ना। तो डेविएशन हम जब भी अर्थमेटिक मीन से लेते हैं, हम इसको करके ही आपको दिखा देंगे। तो डेविएशन का टोटल जीरो होता है। कैसे? इसको लिखा जाता है ऐसे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स का मीन, यानी सिग्मा डी विल बी जीरो। जैसे एक्स वैल्यू कुछ ले लेते हैं 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स मीन कितना होता है? अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? क्या होता है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला? इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा एक्स बटा एन। तो यहाँ देखिए सिग्मा एक्स कितना है, सारे एक्स को जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 5, तो 15 हो गया। कितना हो गया? 15। एन कितना है, यहाँ पर कितना आइटम है, तो 5। मीन कितना हो जाएगा? 15/5, तो कितना हो गया? 3। अब देखिए एक्स का मीन 3 निकला, तो एक्स माइनस एक्स का मीन, तो एक्स में क्या घटाएंगे? 3। तो एक में 3 घटाइएगा तो -2, इस 2 में इस 3 को घटाइएगा तो -1, 3 में 3 0, 4 में इस 3 को घटाइएगा तो 1, और ये 2। अब सबको जोड़ लीजिए, कितना होता है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स का मीन कितना होता है? सबको जोड़िए, देखिए ये +3 और ये -3, सॉरी +3 ऊपर वाला -3, दोनों को जोड़ लीजिए, -3 और +3, तो जीरो। तो डेविएशन हम जब भी अर्थमेटिक मीन से लेते लेते हैं इस तरह से, तब उसका टोटल जो होता है वो होता है जीरो। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। समांतर माध्य कहिए, अर्थमेटिक मीन कहिए, दोनों एक ही चीज है ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है? विच एवरेज इज अफेक्टेड मोस्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब कोई एक वैल्यू बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, उससे कौन सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा समांतर माध्य। क्योंकि आज का जो हमारा क्वेश्चन आज का जो भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आप जब एग्जाम देंगे और अभी ठीक से नहीं देखेंगे तो फिर उस समय पछताइएगा कि भैया सारा सवाल तो हमने पढ़ा था, लेकिन इसका आंसर हमने ठीक से नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
समांतर माध्य हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, कहीं एम में इसे लिखता है, एम, ठीक है, अर्थमेटिक मीन एम, है ना। मोस्ट एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, ये अफेक्टेड वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू से वो सबसे अधिक प्रभावित होता है अर्थमेटिक मीन, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन मतलब डी, सिग्मा डी, किससे भाई, तो एक्स का उसके मीन से, अर्थमेटिक मीन से, डेविएशन का टोटल कहता है इज, द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज कितना, ये इसका वैल्यू कितना होता है, कोई बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से। मुकेश जी, सदानंद, नहीं पता, ये जीरो होता है, अभी तो हमने पढ़ा था इसका वैल्यू जीरो होता है, तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, बी नंबर होगा। क्या हो जाएगा, हमको मालूम है x माइनस एक्स का मीन, यानी x से डेविएशन x का मीन से लेंगे और इसको टोटल करेंगे तो जीरो होगा, पहला। दूसरा, यदि आप x से, x के मीन से x का डेविएशन लिए और इसका स्क्वायर करके टोटल करेंगे तो ये मिनिमम होगा, ठीक है, न्यूनतम होगा, ठीक है, ये क्या होगा, न्यूनतम होगा। चलिए, तो आप देख रहे हैं किस तरह से उलट कर सवाल आ गया, वही सवाल है, प्रमाप विचलन सदैव परिकलित किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कंप्यूटेड फ्रॉम, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल सिग्मा से भी हम लोग डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल सिग्मा से। अच्छा, स्मॉल सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डायरेक्ट वैल्यू मेथड में एक तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा एक्स बटे एन का स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर। अब रूट ओवर ये देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस ये तो अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर है, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि एक्स का एक्स के मीन से डेविएशन निकाले, इसका स्क्वायर किए, टोटल किए और एन से भाग दे दिए, तो ये हो गया सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन, इसी को लिखा जाता है सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन। तो डेविएशन आपने किससे निकाला, तो यहाँ पर किससे निकाला आप स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो फॉर्मूला है एस डी का, किससे निकाला, तो आपने इससे माध्य से ना निकाला, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, यानी किससे, माध्य से, ठीक है। चलिए, बहुत देरी से आपका आंसर का ये आ रहा है, आप हमको बताने के पहले आंसर कर डालिए, ठीक है, हमको बताने के पहले आप भी आंसर कीजिए, आप अगर भूल गए तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। नेक्स्ट, 15 संख्याओं का माध्य 15 है, देखिए एन कितना है, 15, 15 संख्याओं का माध्य कितना है, 15। सवाल समझिएगा, यदि दो संख्याएं 18 तथा 12 निकाल दी जाए तब शेष संख्याओं का माध्य कितना होगा, यानी द मीन ऑफ 15 नंबर्स इज 15, if two numbers 18 and 12 are excluded then the mean of remaining numbers is, देखिए n यहाँ कितना है, 15, है ना, इसका मीन कितना है 15, तो यहाँ सिग्मा एक्स कितना होगा, कितना होगा, तो जो दिया है पहले उसको निकालिए, देखिए मीन कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स बटा एन, ये ना निकालते हैं, तो यहाँ पर मीन दिया है 15, सिग्मा एक्स आपको पता नहीं सब पदों का जोड़ कितना, ये है 15, तो सिग्मा एक्स कितना हो गया, 15 गुना 15 225, है ना, 9, सिग्मा एक्स 225, नया सिग्मा एक्स वन कितना होगा, कि इस 225 में दो नंबर को हटा देता है, 18 और 12 को, तो इसको घटा दीजिए, तो कितना हो गया 225 माइनस 30, तो कितना हो गया 195, एन कितना बचा, तो 15 में दो नंबर हटाइए दिए तो 13 बचा, तो नया मीन कितना होगा बताइए, तो सिग्मा एक्स वन बटे एन वन, यानी 195 बटे 13,
तो 13 एकम 13, 13 पचे 65, कितना हो गया सही आंसर? सही आंसर कितना हो गया जी? 15 ए। कोई जवाब नहीं आ रहा है तो हमको लगता है कि आप लोग सूतल हैं, है ना? जवाब नहीं आ रहा है। तो 13 एकम 13, 13 पचे 65, कितना हो गया सही आंसर? क्या जी? मुकेश जी, सदानंद जी, चंदन, अच्छा गायब है। चलो, इतनी कम उपस्थित रहेगी तो बहुत गड़बड़ बात है जी। देखो, असमान पद मूल्यों की दशा में इन केस ऑफ अनइक्वल साइज ऑफ आइटम, ध्यान देना, आज के जितने भी सवाल हैं, जितने भी सवालों को मैं यहाँ बता रहा हूं, वो सारे ही सवाल काफी इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, वहीं से उठाकर मैंने लाया है। चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है, या बीपीएससी टीचर के एग्जाम में पूछा गया है +2 के लिए, या यूजीसी नेट के एग्जाम का है ना? तो आप रिवीजन नहीं करिएगा, ठीक से नहीं बनाइएगा तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, अभी घूमते रहो टोला मोहल्ला, जितना घूमना है, जितना फेरा मारना है, 100 फेरा 200 फेरा, अब बाद में जो है ना 7 फेरा में गायब हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। अभी फेरा मार लो यहाँ। देखो, इन केस ऑफ अनइक्वल साइज ऑफ आइटम, ये तीनों में से क्या होगा? देखिए, हमने आपको बताया था प्रॉपर्टीज में, अगर नहीं तो आप वीडियो निकाल के उसको देख लीजिएगा। अगर अनइक्वल साइज ऑफ आइटम्स होता है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर पदों की असमान पद रहे तो यहाँ पर जो अर्थमेटिक मीन है ये ज्यादा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ये ज्यादा होगा हार्मोनिक मीन से। और अगर इक्वल साइज है ना, इक्वल साइज ऑफ आइटम है, इक्वल साइज ऑफ आइटम है, तब क्या होगा? तब ये सारे बराबर होंगे, है ना? एम जीएम और एच एम तीनों बराबर होता है। तो ये सभी पद अगर समान हो, जैसे 2 2 2, है ना, तो इसका जब जीएम निकालिएगा एच एम, तो सब बराबर ही निकलेगा, 2 2 2। ठीक है, लेकिन अगर इक्वल नहीं रहा, अलग अलग रहा, तब ये केस होगा, समझे? और किसी भी केस में, इन एनी केस, इन एनी केस, किसी भी केस में क्या होगा? ये जो अर्थमेटिक मीन है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, समझे? ये होगा, ध्यान दीजिएगा, असमान पदों की स्थिति में। और ये समान पदों की स्थिति में, ये वाला केस होगा। समझे? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चरम अवलोकनों से न्यूनतम रूप से प्रभावित होने वाला विचरण का माप है। द मेजर ऑफ वेरिएशन दैट इज लिस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन और एक्सट्रीम वैल्यू। कहता है कौन एक्सट्रीम वैल्यू से न्यूनतम रूप से प्रभावित होता है? इसका मैं आंसर आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा इसको, कि जो मीन डेविएशन है ना, ये जो डिस्पर्सन का माप दिया है, रेंज है, मीन डेविएशन है, प्रमाप विचलन है, तो मीन डेविएशन जो है ना, क्या है? माध्य विचलन इसका सही आंसर होगा, कम प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, है ना? हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? विचरण गुणांक है, माप है, कैसा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ मेजर। कौन सा माप है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? एब्सोल्यूट है यानी निरपेक्ष, रिलेटिव है सापेक्ष, दोनों है, और दोनों असत्य है यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप डालिए, तब हम बताते हैं
ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट है या रिलेटिव मेजरमेंट है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बताइए। क्या जी जितेंद्र पार्ट थर्ड का एग्जाम देगा ना जी? तो ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, ऐसे ही पूछेगा, भले ट्रू फॉल्स पूछे तुमको। बताओ कोई भाई। एब्सोल्यूट एक रिलेटिव है। देखिए हमने आपको बताया था कि दो तरह का मेजरमेंट होगा, एक एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मेजरमेंट है ना, निरपेक्ष, जिसमें कि जो आंकड़े होते हैं जिस यूनिट में उसी यूनिट में उसको जो है निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि मीटर में, लंबाई को, हाइट को फीट में, है ना, और वजन को किलोग्राम में, केजी में, साल को ईयर में, तो इसी में निकाला जाएगा यूनिट में। तो एब्सोल्यूट मेजरमेंट होता है। और दूसरा रिलेटिव मेजरमेंट होता है, रिलेटिव मेजरमेंट होता है, सापेक्ष माप। इसको जो है अनुपात में, रेशियो में, ठीक है, रेशियो में, अनुपात में या प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है, ठीक है, परसेंटेज के रूप में निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये निकाला जाता है अनुपात में, रेशियो में, तो ये रिलेटिव मेजरमेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये कैसा आंसर होगा इसका? नहीं मुकेश जी, रिलेटिव मेजरमेंट कोफिशिएंट वाला होगा, रिलेटिव मेजरमेंट होगा, है ना। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है धनात्मक विषम वितरण में क्या होता है इन ए पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? ए नंबर केस, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, मीन इज लेस देन मोड ग्रेटर देन मीडियन, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। कौन सा सही आंसर है? चलो कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट को देख रहा हूं, जल्दी बताओ भाई, क्या आंसर होगा? नहीं पता? 10 सेकंड है, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का। कौन सा होगा इसमें आंसर? ट्रेंडिंग का आंसर है ए, मुकेश जी का बी। और चलो भाई तो बताते हैं, देखते हैं किसका सही है। देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो या तो सममित हो सकता है, सममित यानी समान, है ना, समान वितरण, सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सिमेट्रिकल कब होता है? जिसमें मीन, मीडियन और मोड अगर इक्वल है तो सिमेट्रिकल होगा, और नहीं तो असममित होगा। क्या होगा? असममित वितरण होगा, है ना। असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, असिमेट्रिकल होगा। असिमेट्रिकल में क्या होगा? मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल नहीं होगा। तब क्या होगा? या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या क्या होगा? लेस देन होगा। अब देखिए ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा और लेस देन होगा तो क्या होगा। यदि मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड है ना, तो ये पॉजिटिव स्क्यूड होगा। क्या होगा? धनात्मक रूप से विषम होगा, ये पॉजिटिव स्क्यूड होगा, पॉजिटिव स्क्यूड होगा, धनात्मक विषमता होगी। पॉजिटिव स्क्यूड होगा। अगर मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड यानी या मोड, मोड ग्रेटर देन मीडियन या ग्रेटर देन
ये अर्थमेटिक मीन। और ये केस अगर हुआ तो असममित वितरण होगा। क्या होगा? असममित वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिकल होगा, है ना। ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, कौन सा वितरण होगा? ऋणात्मक असममित वितरण होगा इस केस में। ए, ये बी, ये वाला केस धनात्मक और ये वाला ऋणात्मक। तो ऊपर वाला बताइए क्या होगा? नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ऋणात्मक विषम वितरण होगा। ठीक है, नेगेटिव स्क्यूड। तो ये पॉजिटिव स्क्यूड में क्या होगा? मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। तो ये आंसर यहां पर हमारा सही होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा, नहीं ए आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल। आज का सारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है ना। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है ना, इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो फिर मुश्किल में पड़ जाइएगा, क्योंकि एक एक मार्क्स आपको वहां पर जो है कलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट मैच जीतने के लिए एक स्कोर चाहिए, एक एक रन चाहिए, सिंगल रन भी चाहिए। उसी तरह देखिए, यदि बहुलक 25.5 है और माध्यिका 16.5 है, तो समांतर माध्य कितना होगा बताइए? मोड, मोड कितना है? जेड 25.5, मीडियन एम 16.5। तो फाइंड अर्थमेटिक मीन, कितना होगा अर्थमेटिक मीन? कोई बताओ, इसमें से कौन सा होगा? तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि याद कीजिए, जेड का फॉर्मूला क्या होता है? 3 × मीडियन -2 × मीन। तो ठीक है, तो जेड तो दिया हुआ है 25.5, 3 मीडियन, 3 × मीडियन 16.5 -2 मीन। तो कितना हो गया? कितना हो गया ये? 49.5 इन -2 मीडियन। चलो इधर उधर करते हैं इसको, इधर लाइए उसको उधर ले जाइए। तो 2 मीन कितना हो गया? 49.5 में 25.5 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 मीन 24, है ना। तो मीन कितना हो गया? 24/2। मीन कितना हो गया? 12। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, चलो बताओ भाई, सही आंसर क्या हो गया इसका? सही आंसर हो गया इसका डी नंबर। समझे कि नहीं समझे? मुकेश जी का आंसर 12 है। चलिए ठीक, और किसी का आंसर नहीं आया? चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया इन द ईयर। बताइए कि पहला हुआ था 1872 में, पहला हुआ था 1872 में, है ना। 1881 में विधिवत, है ना, विधिवत नियमित रूप से जनगणना होने लगी, है ना। तो सबसे पहले यह हुआ था 1872 में। चलिए, तो सिंपल सवाल है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? भारत की प्रथम विधिवत जनगणना का वर्ष क्या था? देखिए, अभी आपने आपको बताया था, द ईयर ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ पॉपुलेशन वाज। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब से स्टार्ट हुआ? तो ये इसका आंसर है 1881 में। प्रथम जनगणना भले 1872 में हुई थी, लेकिन जो ऑफिशियल है, विधिवत जनगणना जो है, वो 1881 है। तो प्रथम विधिवत जनगणना, है ना, विधिवत जनगणना कब हुआ था? 1881 में। आंसर क्या होगा इसका? क्या होगा? बी आंसर होगा। विकेश जी का आंसर बहुत अच्छा। 16 नंबर देखिए, एक बंटन, है ना, वितरण सममित कहलाता है कब? A distribution is called symmetrical when arithmetic mean is equal to median is equal to mode, है ना। यानी माध्य, है ना,
बराबर माध्यिका और बराबर बहुलक, है ना, तीनों बराबर हो तो ठीक है। या मीन इज लेस देन मीडियन इज मोड, मीन इज लेस देन, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, देखिए ये सममित डिस्ट्रीब्यूशन कब कहलाएगा सिमेट्रिकल, जब अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड यानी समांतर माध्य, है ना, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक अगर तीनों इक्वल हो तो कहलाता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये आंसर होगा इसका। और यदि तीनों बराबर नहीं है ना, यदि तीनों बराबर नहीं है तो असममित, है ना, असममित वितरण असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? असममित वितरण असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या जी, दिक्कत है? नेक्स्ट सवाल है हमारा, यदि समान रूप से असममित वितरण का प्रमाप विचलन 20 है तो माध्य विचलन का कितना मान होगा? देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मान दिया है 20, मीन डेविएशन का मान पूछ रहा है कितना होगा। क्या कह रहा है? इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20, द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन विल बी, कितना होगा बताइए? याद है कि रिलेशनशिप बिटवीन जो हम लोगों ने पढ़ा था डिस्पर्सन में, वो रिलेशनशिप क्या था? 6 गुना 6 स्टैंडर्ड डेविएशन 7.5 मीन डेविएशन के बराबर और 9 क्वार्टाइल डेविएशन के बराबर था। ठीक है, तो ये दोनों के बीच रिलेशन है, यानी 6 स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7.5 मीन डेविएशन। निकालना क्या है? मीन डेविएशन। तो ये देखिए, है ना, अगर मीन डेविएशन निकालना है तो 6/7.5 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, है ना, तो कितना हो जाएगा ये? 3 दूना 6, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 और 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन डेविएशन कितना होगा? 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन का मान कितना? 20 है। 5 गुना 4 20, 4 गुना 4 कितना हुआ जी? 16 हो गया, नहीं 16 हो गया ना? इसमें कोई आंसर है क्या? 16 देखो, 4/5 होगा कि 5/4 होगा जी? हम्म, जरा ध्यान से देखो तो, एक बार फिर से कैलकुलेशन करो, ध्यान से देखना। आंसर जब नहीं मिले तो उसको जो है रिव्यू करना चाहिए, मिल गया तो समझो वहां सही है। हाँ, अब क्या था, कैसे निकाला था हमने? 6 स्टैंडर्ड डेविएशन, 6 SD 7.5 मीन डेविएशन के बराबर है। तो हमको निकालना क्या? मीन डेविएशन ना। चलो 2 से कटा दो, तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू कितना? 2.5 हो जाएगा ना, 2.5 मीन डेविएशन। तो अगर दोनों कर दे तो 4 SD इक्वल टू 5 मीन डेविएशन। निकालना क्या है हमको? छोड़ो, जिसका वैल्यू दिया है उसको रख दो यहाँ पर। तो 5 गुना 4 हो गया ये। तो मीन डेविएशन कितना हो गया? 16। तो मीन डेविएशन विल बी 16, जो यहाँ पर है ही नहीं, है ना। तो आंसर क्या हो गया हमारा? क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? सर्वप्रथम सहसंबंध सिद्धांत के मूल तत्वों का प्रतिपादन किसने किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु प्रोपोनेटेड द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ द कोरिलेशन थ्योरी? देखिए कोरिलेशन थ्योरी जो आंसर यहाँ पर दिख रहा है सन, किसने किया था? एक कार्ल पियर्सन का नाम है, लेकिन जो इसमें ये है क्या कहते हैं, ऑप्शन है, ऑप्शन मिला के हमें इसका सीक्वेंस बता दूं। सबसे पहले एक फ्रांस के खगोल शास्त्री थे, है ना, फ्रांसीसी खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री थे ब्रावो। कौन थे?
कौन थे? ब्रावे। ध्यान नाम रहा दे, ब्रावे। सहसंबंध विश्लेषण का जो है सर्वप्रथम जिक्र जो है, सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है इन्होंने ही किया था। सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? ब्रावे ने। लेकिन बाद में जो इसको विकसित करने का श्रेय है, कोरिलेशन एनालिसिस को विकसित करने का, इसमें दो का नाम है। एक है फ्रांसिस गाल्टन का, ध्यान दीजिएगा, फ्रांसिस गाल्टन का, और दूसरा नाम है कार्ल पियर्सन का, है ना, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। दो नाम है, लेकिन यहाँ चूंकि ब्रावो का नाम है ये नहीं फर्स्ट में, है ना, तो एक ऑप्शन को काट के यहाँ पर किसी को ब्रावो लिख दीजिए, ब्रावे, ब्रावो सी में, आंसर सी काट के लिख दीजिए ब्रावे, है ना, क्या लिख दीजिए? ब्रावे, BRAVIS। ठीक है, ये आंसर हो गया किसका? कोरिलेशन एनालिसिस का जिक्र सबसे पहले किसने किया था? नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा व्यापारिक माध्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस एवरेज? कौन ये व्यापारिक माध्य है? मूविंग एवरेज, बहुलक यानी मोड, माध्यिका यानी मीडियन, या फिर डिस्पर्सन? याद कीजिए, जब आपने अर्थमेटिक मीन सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था, एक मैथमेटिकल एवरेज पढ़ा था, है ना, गणितीय माध्य, मैथमेटिकल एवरेज। दूसरा आपने पढ़ा था कौन सा? पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज, स्थिति माध्य। और तीसरा आपने पढ़ा था बिजनेस एवरेज। ठीक है, मैथमेटिकल एवरेज में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक मीन, QM। और जो पोजिशनल एवरेज है, इसमें आपने क्या पढ़ा था? पोजिशनल में मीडियन और मोड को। बिजनेस एवरेज में क्या पढ़ा था? मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज और कंपोजिट, कंपोजिट मीन, और भी बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। तो यहाँ आंसर क्या है? कौन व्यापारिक माध्य है? बिजनेस एवरेज है। देखिए, मूविंग एवरेज आंसर होगा इसका। व्यापारिक माध्य ये दोनों क्या है? पोजिशनल एवरेज है। ध्यान दीजिएगा, पोजिशनल एवरेज, ये नेट के एग्जाम में भी पूछा गया। डिस्पर्सन तो डिस्पर्सन माप है, वो मैथमेटिकल को किसी एवरेज में है नहीं, ये सेकेंड डिग्री ऑफ एवरेजेज है ना। चलिए, तो आज ये था हमारा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने ठीक से तैयारी नहीं किया, फिर एक दो बार देख लीजिएगा और उस हिसाब से अपना तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, ये था आज का हमारा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा लगा हमारा आज का लाइव सेशन में कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, है ना। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं फिर हम लोग कल के क्लास में। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कल थोड़ा ज्यादा लेकर आएंगे, इसलिए कल थोड़ा धैर्य रहिएगा, धैर्य रखिएगा, है ना। और उसी के आधार पर जो है हम एनालिसिस करेंगे। कोई सवाल हो तो सवाल आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपका सवाल जो है यहाँ पर देख लेता हूँ, है ना। मुकेश जी अकेले बच गए हैं, है ना। चलिए, ये पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है मैं जस्ट क्लास के बाद आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप हमारा नंबर सेव कर करके 799-114-1192। ठीक है, ये 799-114-1192, और इसको सेव कर लीजिए आप। हमें अपना नाम और एड्रेस मैसेज भेजिए, हम उसको आपको ग्रुप पर डेली आपके व्हाट्सएप पर्सनल पर वो चला जाएगा, है ना। चलिए, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल के क्लास में। ठीक है, थैंक यू।